जेम्स टेलर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह समाज में का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। जिस प्रकार व्यक्ति समाज के सामाजिकरण में अपनी सहयोग देता रहता है, उसी प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया का परिणाम भी स्वतः सामने आता रहता है। उसके स्वरूप को स्पष्ट करने तथा दूसरी बात यह है कि उसके परिणाम की सीमा बड़ी ही व्यापक मानी गई है और उसे व्यापक बना दिया गया है, जिसके द्वारा वह समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। हमारी दृष्टि से सामाजिकरण को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया। सामाजिकरण और सांस्कृतिक विकास। लोग सामाजिकरण और सांस्कृतिक विकास में भेद नहीं करते और भूल का मुख्य कारण यह है कि इन दोनों में मनुष्य के समाज के विषय में विशेष भाषा जैसे रहन सहन, खान पान, आचरण और उसके आचरण की विधियां, रीति रिवाज और सीखते हैं और इन दोनों में अंतर भी करते हैं। जैसे प्रथम अंतर तो यह माना गया है कि सामाजिकरण के दायरे में केवल भाषा, रहन सहन एवं खान पान की विधियां, व्यवहार, प्रतिमान और उसके रीति रिवाज सभी आते हैं। जबकि सांस्कृतिक विकास में जो हमारा सांस्कृतिक विकास होगा, इसमें इसके अतिरिक्त हमारी कला कौशल, संगीत, नृत्य और भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और हमारे नैतिक मूल्य, ये सभी शामिल होते हैं। दूसरा बड़ा अंतर यह है कि कोई मनुष्य एक साथ अनेक समाजों का सदस्य हो सकता है। जैसे जाति एवं धर्म है, उनके नाम पर जैन समाज है, राजनीति के नाम पर कांग्रेस दल है, अर्थ के आधार पर उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है और क्लब के नाम पर अन्य विभिन्न प्रकार के क्लब बनाए गए हैं। खेल के नाम पर कई खेल की समितियां हैं, जैसे क्रिकेट है और भाई फुटबॉल
फुटबॉल है, अन्य कई प्रकार के खेल हैं जिनकी समितियां बनाई गई हैं, आदि आदि अन्यथा बहुत हो सकते हैं। उन सब समाजों में समायोजन करने के लिए आपसी सहयोग और उन सदस्यों के बीच अपना पारस्परिक सामंजस्य, और यह सब किसके द्वारा होगा? उनके द्वारा सीखी गए सामाजिकरण, समाज में समायोजन और समाज में रहने वाली सीखने वाली भाषाओं के द्वारा। और इन नियमों को सीखना महत्वपूर्ण माना गया है। इसके विपरीत सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत जैसे केवल अपनी संस्कृति की भाषा और नियमों आदि को सीखना। दूसरे अंतर में तीसरा अंतर यह स्पष्ट होता है कि कोई मनुष्य एक साथ अनेक सामाजिक समूह का सदस्य हो सकता है, परंतु उसकी सांस्कृतिक केवल एक ही होती है। इनमें चौथा बड़ा अंतर यह माना गया है कि सामाजिकरण हेतु अपनाए व्यवहार, प्रतिमान, समाज विशेष सब तक सीमित रहते हैं और स्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं, परंतु संस्कृति के प्रतिमान और उसके व्यवहार के प्रतिमान हमेशा अस्थायी होते हैं और अन्य सब परिस्थितियों में अपनाए भी जाते हैं। जैसे स्काउट समाज में तो हम एक दूसरे के साथ बायां हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं, परंतु अन्य सब स्थानों पर हमारी संस्कृति के अनुसार हम उनकी संस्कृति के अनुसार, परंतु अगर हम किसी का अभिवादन करेंगे वो हम अपनी संस्कृति के हिसाब से करेंगे। चौथे अंतर में पांचवा अंतर स्पष्ट होता है यह कि सामाजिकरण एक अस्थायी प्रक्रिया है। समाज बदला कि हमारे हर स्थान और हर परिस्थितियों में प्रभावित करता है, विकास में अपने अस्थायी होता है। और इन दोनों प्रक्रियाओं में जो सबसे बड़ा अंतर है वह है सामाजिकरण बौद्धिक स्तर, जो बौद्धिक स्तर पर होता रहता है, और सांस्कृतिक विकास हृदय की स्वीकृति से होता है, जो हम अपनी इच्छा से अपनी संस्कृति के अनुरूप अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। सामाजिकरण के मुख्य तत्व सामाजिकरण के तत्व। सामाजिकरण निम्नलिखित तत्वों और बिंदुओं के अनुसार होता है। जैसे समाजशास्त्री ने सामाजिकरण की प्रक्रिया बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, उनके अनुसार सामाजिकीकरण के 4 तत्व और घटक बताए गए हैं। मनुष्य के नंबर 1 मनुष्य की जैविकीय विशेषता। जैविकीय विशेषता मनुष्य की अपनी एक जैविकीय विशेषता होती है। वह कुछ मूल प्रवृत्तियों जैसे संवेग, सामान्य जन्मजाति प्रवृत्तियां, इंद्रियों और मस्तिष्क को लेकर जन्म लेता है। इन्हीं के आधार पर उसका सामाजिकरण होता है। इनके अभाव में हम उसके सामाजिकरण नहीं कर सकते। सामाजिकरण की अंतःक्रियाएं सामाजिकरण की अंतःक्रिया मनुष्य के सामाजिकरण के लिए दूसरा आवश्यक तत्व क्या होता है? मनुष्य के द्वारा की गई उसकी अंतःक्रियाएं।
जब तक कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के संपर्क में नहीं आता है, उनके बीच किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं हो सकती है और तब तक वह न तो समाज की भाषा सीखता है और न ही आचरण की विधियां। इनको सीख कर ही वह जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजिकरण की अंतःक्रिया का निश्चित परिणाम सामाजिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अथवा समाज के बीच अंतःक्रियाओं के निश्चित परिणाम हो। निरर्थक अंतःक्रियाओं से समाज सम्मत आचरण की क्रिया को नहीं सीखा जा सकता। परिणामों के प्रति स्वीकृति और अस्वीकृति। समाज के प्रति स्वीकृति तथा अस्वीकृति। जिस प्रकार जहां पर सामाजिकरण की क्रियाएं होगी वहां पर परिणाम भी उसका अवश्य होगा। चोरों के बीच रहकर बच्चा चोरी करना सीखता है, परंतु उसे जब यह जानकारी होगी कि यह कार्य समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है तो वह ऐसा कार्य करने से मना कर देगा और समाज में समायोजन नहीं कर पाएगा। परंतु अगर उसे सही दिशा निर्देश मिलेंगे और वह सही स्वीकार कार्य करेगा तो वह समाज द्वारा आचरण स्वीकृत आचरण के अंतर्गत अपने कार्य को रख सकेगा और यह आचरण सीखकर तदनुकूल आचरण करना सीखेगा और समाजीकरण करेगा। जिस समाज में समुदाय की एक भाषा होती है उसी तरह उसके रीति रिवाज होते हैं, उसकी एक अलग संस्कृति होती है। उसके बीच बच्चे रहकर उसी तरह की संस्कृति और सामाजिकरण को सीखते हैं। जिस प्रकार से परिवार में जो भी सदस्य आए, जिस समुदाय से आए, उस समुदाय की भाषा सीखते हैं, उसके आचरण और उसकी सभ्यताएं सीखते हैं। उनके द्वारा की गई विधियां जो भी होती हैं उन्हीं के अनुरूप अपने शिक्षण में पाठ्यचर्या में अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। परिणामतः उनके सामाजिकरण की दिशा वही होती है जो उनके समाज में होती है। जिस समुदाय में भिन्न भाषा, भिन्न धर्म, भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं उनके बच्चे अपने को भिन्न पर्यावरण में पाते हैं। यह बात सही है कि परिवार और जाति के संस्कार अमिट होते हैं, फिर भी समुदाय जिन भिन्न भिन्न सभ्यता और संस्कृति के बच्चों को और उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को देखता है, समुदाय की सांस्कृतिकता और उसकी भिन्नता बच्चे के सामाजिकरण में कुछ हद तक बाधक हो सकती है और काफी हद तक वह उसके लिए सार्थक अर्थ भी पर्याप्त कराती है। समुदाय में मनाए जाने वाले उत्सव, उनके त्योहार,
सब बच्चे के समाजीकरण के लिए विशेष महत्व देते हैं। इन अवसरों पर बच्चों को एक दूसरे के संपर्क में आने से संपर्क का परिणाम प्रतिद्वंद्विता भी पैदा करता है और उनके लिए सहयोग भी पैदा करता है। दोनों रूपों में देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतने के बाद एक समुदाय से दूसरे समुदाय में और उसकी संस्कृति को सीखने के बीच बच्चों का समाजीकरण बढ़ता है। अपने समुदाय की भाषा, कला, साहित्य, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के प्रति अस्थायी भाव बना सकते हैं बच्चे, तो यह एक समाजीकरण का परिणाम होता है। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और उसी स्थिति में समुदाय के बच्चे समाजीकरण में सहयोगी रह सके, अन्यथा न रह सके, इसका उत्तरदायित्व समाज के लोगों पर होता है। एक स्पष्टीकरण, बच्चा जिस समाज में समुदाय में पैदा होता है उसे उसी में समायोजन करके रहना होता है। यदि वह उसमें समायोजन नहीं कर पाता तो वह सुखपूर्वक नहीं रह सकता है। अतः किसी भी प्रकार का कोई भी समुदाय हो, वह जिस प्रकार का हो, जैसा भी हो, बच्चे के पूर्ण समाजीकरण के लिए उसका सहयोग आवश्यक होता है। बच्चे का समाजीकरण समुदाय की सामूहिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। अगर बच्चा उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तो बच्चे का समाजीकरण अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान कराए जाने चाहिए। समुदाय का यह कर्तव्य है कि वह विभिन्न समूहों, संगठनों और संस्थाओं का निर्माण कर बच्चों के समाजीकरण में सहायक हो। विद्यालय एक ऐसा प्रांगण होता है जिसमें समाजीकरण के जिन अभिकरणों का वर्णन किया जाता है उनमें बच्चों का समाजीकरण आकस्मिक एवं स्वाभाविक रूप से होता है। विद्यालय में इस समाजीकरण को बौद्धिक आधार प्रदान किया जाता है। सच पूछे तो परिवार, पड़ोस, समवय समूहों, जाति और समुदायों के बीच बच्चों का जो कुछ भी समाजीकरण होता है उसे विद्यालय बौद्धिक आधार प्रदान करता है और उचित दिशा भी प्रदान करता है। और एक स्थायित्व जो बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण होता है वह स्थान विद्यालय का है। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा एवं शिक्षा की भूमिका।